तीन मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। एक मटेरियल है मेरे नोट्स, जो मैं आप लोगों को दे दूंगा, चैप्टर वाइज दे दूंगा। यानी जैसे चैप्टर वन के नोट्स हैं तो वो आज रेडी हैं, जैसे ही अगला चैप्टर स्टार्ट करूंगा तो उसके नोट्स दे दूंगा आपको। तो एक तो आप बस नोट्स आ जाएंगे। नोट्स में मैंने कोई कमाल नहीं किया है, सिंपल। आई हैव नॉट डन एनी, आप कहें जी सर ने बड़ा कमाल किया, सिंपल एक काम किया है कि अल्फाज को थोड़ा, आइए बेटा, अल्फाज को थोड़ा सिंप्लीफाई कर दिया। क्या कर दिया है? नथिंग एल्स। किताब का ही पैटर्न फॉलो किया है, किताब की कोई चीज नहीं छोड़ी कि अगर कोई बच्चा गया मैंने इन पर रिलाय करना है तो ये नहीं कह सकता इसके अंदर कोई चीज कम है। तो पहला सोर्स क्या दे दिया मैंने? नोट्स दे दिया। ठीक है, और ये बुक्स हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं। ठीक है जी, ये सारे के सारे बुक्स हैं। इसके दो तरीके आप तक आने के हो सकते हैं। एक तरीका ये हो सकता है, आप कहें जी आप फोटोकॉपियर वाले को दें, हम फोटोकॉपी लेकर आएंगे क्लास में और साथ ही साथ इस पे लिखते भी जाएंगे, नोटबुक ही आपके पास होगी। एक तो तरीका ये। दूसरा, आपने नहीं सर इसको पीडीएफ में करें और हमें भेज दें, मुझे किसी पे कोई इतराज नहीं है, ये आपके लिए, आपने किस फॉर्मेट में लेना है ये आपकी चॉइस। ठीक है जी। तो क्या कहते हैं, इट्स अप टू यू, यू वुड लाइक टू, अगर आप कहते हो कि पीडीएफ में दे दो, पीडीएफ में दे दूंगा। फोटोकॉपियर वाले को कहते हो तो क्यों, कौन सा फॉर्मेट सही रहेगा बच्चों? फोटोकॉपियर वाले को दे देते हैं, ठीक है बेटा। ठीक है जी, डन हो गई जी बात। ये हो गया आपके नोट्स। अच्छा, दूसरा मटेरियल है मेरी स्लाइड्स। अब स्लाइड में और इसमें फर्क क्या है? देखिए, स्लाइड में ना टीचर कुछ लिख बैठता है ऐसा, जो मतलब जाहिर है नोट्स चैप्टर के शुरू में प्लान किए होते हैं, फिर जब पढ़ाने के लिए लेक्चर के लिए आता है तो कोई केस ऐड कर देता है, या कोई जहन में आ जाता है यार वो फलां चीज मिसिंग है वो आ गई, या उसके अंदर वो जगह ज्यादा होती, पिक्चर्स कुछ ऐसी लग जाती हैं, आपको लगता है यार ये ना जरा बड़ी, इसमें कुछ अच्छा है, तो ये भी आपको मैं फॉरवर्ड कर दूंगा। ये तो मैं आपको उसी शक्ल में दे दूंगा जिस शक्ल में ये हैं। तो आपको एक स्लाइड मिल जाएंगी, एक आपको क्या मिल जाएंगे? नोट्स मिल जाएंगे। तीसरा मटेरियल है आई कैप की बुक। आई कैप की बुक इसलिए आप अपने पास रखिए कि आप उसको विजिलेंटली देखते रहोगे, यार कोई चीज ऐसी तो नहीं जो सर से मिस हो जाए, हो भी सकती है। या कोई चीज ऐसी होती है बंदा कहता है अच्छा यार ये सर ने नहीं पढ़ाई, मैं पढ़ लूंगा। तो इन टच रहता बंदा कोर्स के साथ। ठीक है। अब आज का जो लेक्चर है ना, समझिए आज मैं आपको पढ़ा नहीं रहा, आज मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं कि मैंने करना क्या है और किस तरह आपको ये कोर्स पढ़ाना है, पहली बात। तो पहली चीज तो क्लियर हो गई मेरा बेटा। क्या चीज? नोट्स से पढ़ेंगे, नोट्स आपको मिलते रहेंगे, उसके साथ स्लाइड्स भी होंगी, दो नोट्स हो गए, किताब आपके पास फॉलो अप के लिए पड़ी हुई है। जो चीज कम ज्यादा लगे कहाँ से देख लो? किताब से देख। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, अब रहेगी बात ये कि हमने जो है वो स्टार्टिंग लेक्चर आज का जो है उसके अंदर क्या पढ़ना है, मैं आपको आज का जो अपना एजेंडा है वो सारा आपके सामने रख देता हूँ। देखिए, आज का जो लेक्चर है इसके अंदर चंद एक अहम बातें आपके साथ शेयर करेंगे, ताकि हमें ये पता चल जाए यार हमारा रास्ता आगे कैसे तय होना है। ठीक है, तो इट्स वेरी क्रूशियल कि पहले लेक्चर में बच्चों को बता दिया जाए कि क्या क्या चीज़ें कंसर्न है। देखिए, नेम तो मेरा आप बच्चे जानते होंगे पहले भी, तो अगर आप इस कॉलेज से हैं तो यू नो वेरी वेल अबाउट माय नेम। उसकी इतनी कोई खास ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहली बात ये बच्चों के, नंबर वन इज दिस, के इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा क्या इतनी पड़ी कि आई कैप को कोर्स इंट्रोड्यूस कराना पड़ गया? जाहिर है कोई वजह तो होगी, मैं अभी लेक्चर की तो बाद में जाता हूँ, लेकिन पहले एक छोटी सी बात हो जाए कि कोर्स इंट्रोड्यूस कराना क्यों पड़ा। बच्चों देखिए, आपके सामने मैंने एक कंपनी का नाम रखा, कवर गर्ल जिलेट, और वाकया कब का? 1989 का। क्या देखते हैं हम? ये देखते हैं कि 1989 में जिलेट ने अक्वायर कर लिया कवर गर्ल। अब कवर गर्ल जो है ये एक ब्रांड है फीमेल कॉस्मेटिक का, जिसकी हिस्ट्री है 1918 से, 1918 से ये कंपनी मौजूद है। तो जिलेट को सबने कहा कि खुदा के बंदे, तेरा अच्छा खासा कारोबार चल रहा था, तू मतलब कि ब्लेड बनाने में तेरा सानी कोई नहीं, तूने ये क्या किया? तूने इतने पैसे लगा के इसको एक्वायर किया। उसने कहा जी इसकी सिर्फ एक वजह है, इसकी सिर्फ, वाई फ्रॉम, इसकी सिर्फ एक वजह है।
और वो वजह क्या है कि जो कवर गर्ल है, इनके पास फीमेल स्किन का डाटा है कि फीमेल स्किन कैसी होती है। तो जिलेट चाहता था कॉस्मेटिक की फील्ड में। तो मैं कहा तेरे पास तो स्किन का बड़ा डाटा है। कहते नहीं, हमारे पास मेल का डाटा है ऐसा कि पूरी दुनिया में किसी के पास नहीं है। लेकिन फीमेल की स्किन में क्या फर्क है और किस इलाके की फीमेल की स्किन कैसी होती है, ये हम नहीं जानते सिवाय कवर के। और उन्होंने सिर्फ इस डाटे के लिए उसे अक्वायर कर लिया। नतीजा ये हुआ बच्चों कि जब मैंने शेव करना शुरू की, कोई तकरीबन कह लो 2000, तो एक जिलेट का ब्लेड होता था। शेविंग फोम जो होता था वो कोलगेट का होता था, ये ब्रश वाले जो हैं। और जो आफ्टर शेव होता था वो ब्रूट का होता था। और ओल्ड स्पाइस की कुछ चीजें होती थी, क्लोन वगैरह, ये हम यूज करते थे। लेकिन जिलेट ने जब डेटे की इतनी रिस्पेक्ट की, रिसर्च की, आज फोम भी जिलेट का है, ब्लेड भी जिलेट का है, आफ्टर शेव भी जिलेट का है, क्लोन भी जिलेट का है। दिस इज व्हाट, मेरी बात समझ रहे हैं आप, कि डेटे ने होराइजन ही एक्सटेंड करके रख दिया उनका। फिर इस डेटे के लोग इतने दीवाने थे कि प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने जिलेट को एक्वायर कर लिया 2005 में। वजह वही था, क्या, जो कवर गर्ल का मामला। और ये कवर गर्ल का मामला ये है कि ये उन मॉडल्स की बात कर रहा है जो हमेशा कवर पेज पे होती है। और कवर पेज पे जो भी गर्ल्स होती हैं, दे आर इनडिफरेंट बाय देयर पर्सनालिटी एंड डिफरेंट इन देयर प्रोफेशन। यही उनका कमाल है, यानी फिलॉसफी उनकी। एंड देन यू सी, उस पर नहीं हम ज्यादा बात करते। और फिर प्रॉक्टर एंड गैम्बल के थोड़े ना सिचुएशन थोड़ी फाइनेंशियली जब रप्ट हुई, तो उन्होंने इसी को मुंह बोली कीमत पे बेच दिया कोटी के आगे। ये भी स्टार्ट ऑफ द 19th सेंचुरी की एक कंपनी है, अमेरिकन, बहुत मशहूर है ये। तो ये मैं सिर्फ एक डेटे की इंपॉर्टेंस की बात कर रहा था कि आपको हिस्टोरिकल रेफरेंस से समझा सकूं कि डेटे की इंपॉर्टेंस क्या है। और सब्जेक्ट का जो होराइजन है वो पहले से आपके सामने मैं रख दूं कि सब्जेक्ट क्या चीज है और डेटे की अहमियत क्या है। ठीक है बच्चों, तो ये तो हो गया, बस एक छोटा सा क्लिप्स मैंने दिखाना था ताकि आपको आइडिया हो जाए। अब हम बात कर लेते हैं बच्चों आज के लेक्चर की। आज के लेक्चर में हम कोर्स को इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। देखिए, इसके अलावा और कोई हल नहीं कि कोर्स को पहले इंट्रोड्यूस कराया जाए, क्योंकि कोर्स ही तो पढ़ने आए हैं आप लोग। दूसरा काम मैं करना चाहूंगा, टीचिंग प्लान को, कंप्लीट कोर्स का आपके सामने रख देंगे। टीचिंग प्लान क्या है और ये प्लान किस तरह से डिस्टिंग्विश करेगा मुझे दूसरों से। क्या ऐसा ऑब्जर्व मैं कर सकता हूं, शायद बाय द ग्रेस ऑफ ऑल माइटी अल्लाह, जो दूसरे नहीं महसूस कर सकते, क्योंकि मेरी ये फील्ड है। ठीक है जी, मैं जिस डेटा की बात कर रहे हैं, मैं इस सिस्टम्स को बनाता हो रहा हूं। अभी भी मैं सॉफ्टवेयर उससे कनेक्टेड हूं इन चीजों के लिए। सो दिस माई फील्ड। अच्छा बच्चों, देन यू से मैचिंग द टीचर प्लान विद पेपर। टीचिंग प्लान को जरा पेपर से मैच कर लेंगे थोड़ा, जितना आपको आज समझ आ सका। ठीक है, मैं ये नहीं कहता 100% ही आप उसको ऑब्जॉर्व कर लेंगे, जाहिर है। ये वो जो होता है ना, वो बंदा न्यूयॉर्क जाता है तो कहते हैं यार इसको ना न्यूयॉर्क की सैर करा दें। उसको कहेंगे ये मैनहट्टन है, ये रामकान कामा है जी, और ये जनाब जो है ये फलां जगह है, फलां जगह। अच्छा, वो जब देखेगा कि अच्छा ये जो है ये सफोकोंटी है, ये वो कहेगा यार ये तो सारा एक जैसा लग रहा है मुझे। क्यों? क्योंकि आज उसका पहला दिन है। लेकिन जब वो वहाँ 6 महीने साल गुजारेगा, तो उसको पता लगेगा कि वो जो सैर कराई थी उसका क्या फायदा हुआ, कि उसने क्या कुछ डिफरेंट देखा था। अच्छा जी, एनीवे, अब देखिए ओवरऑल लुक ऑफ द पेपर कैसी है, पेपर है कैसा आपका। जाहिर है एक इंथुसिज्म होता है कि देखें हमने पेपर क्या देना है। फिर बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर्स हमारे जहन में क्या बनती है। एंड देन यू से रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स आउटलाइन। और इसके अंदर यह है कि इंस्ट्रक्शनल वर्ब्स क्या हैं। ठीक है जी, क्या कमांड वर्ब हमारा एग्जामिनर यूज कर रहा है। जितना आ जाए मेरे से, उसका जो रह जाएगा वो मैं कल पे ले जाऊंगा। और जो टीचर है उसका इंट्रोडक्शन और उसका रेलेवेंस क्या है इस कोर्स के साथ, जो क्या
मेरे से पहले भी कुछ बच्चे पढ़ चुके हैं, शायद आप में से कुछ पढ़े हो ना पढ़े हो, तो रेलेवेंस भी तो पता हो ना कि यार यही कोर्स क्यों लेने आ गए हैं सर। ठीक है, कोई रिपोर्टिंग वगैरह क्यों नहीं पढ़ा ली। अच्छा जी। तो अब बच्चों सबसे पहले मैं चलता हूँ चैप्टर नंबर 1 की तरफ। चैप्टर नंबर 1 है टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्स ऑफ डाटा। देखिए बेटा, एक फाइनेंस मैनेजर जो है ना, अगर आप देखो, अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा ओपन स्ट्रगल करता है आइडेंटिफाई करने में इंफॉर्मेशन को, उसकी रिलायबिलिटी को और उसकी इरेलेवेंसी। यानी कि आप ये कह लीजिए कि एक फाइनेंस मैनेजर का सबसे पहला इशू ये है कि मेरे पास जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, कितना रेलेवेंस है और कितना इरेलेवेंट है। चैप्टर 1 पढ़ने से कम ये पता चल जाएगा कि यार डाटा किस किस टाइप का होता है और किस काम के लिए कौन सा डाटा ज्यादा रेलेवेंस हो सकता है। तो इस चैप्टर की ये बड़ी खूबी है कि ये आपको टाइप्स ऑफ डाटा एंड सोर्सेज ऑफ डाटा जो है समझा देगा अच्छी तरह। और अब जब आप रिपोर्टिंग बनाएंगे, आइंदा से रिपोर्टिंग पढ़ेंगे, तो आपको थोड़ा ये आइडिया होगा यार ये डाटा आ कहाँ से रहा है। ठीक है। और दूसरा टॉपिक जो है वो है डेटा गवर्नेंस। असल में बात यह है कि हमारी जिंदगी में जो अकाउंटेंट्स के काम है उसमें उन्हें बड़ी दफा डील करना पड़ता है एरर और डुप्लीकेशंस के साथ। जितने एरर ज्यादा होंगे, डुप्लीकेशन होगी, डाटा पुअर होता जाएगा। ये डाटा, आप ये चैप्टर आपको ये सिखाएगा कि आपने डाटे की हिफाजत कैसे करनी है, आपने इसकी गवर्नेंस से कैसे डील करना है, कैसे गवर्नेंस करना है, ताकि ये जो है डुप्लीकेशन ना हो और आपको क्या मिले, एक्यूरेसी, कंसिस्टेंसी एंड इंटेग्रिटी। एक्यूरेसी का मतलब तो आप जानते होंगे, वैल्यू जो मैंने फीड किया वही मुझे चाहिए। ठीक है जी। और कंसिस्टेंसी क्या है कि एक फाइल जो कह रही है दूसरी फाइल भी वही कहे। दो दो मुख्तलिफ जगह से मैं सोर्स में कोई चीज देखूं तो वो दो मुख्तलिफ ना हो। जैसे एक जगह सलीम साहब की तस्वीर और लगी हुई है, दूसरी जगह यंग बॉय, एक जगह वो एजिड मैन है, तो आप कहेंगे यार ये तो डाटा कंसिस्टेंट नहीं है। एंड देन यू सी, डाटे में एक इंटेग्रिटी हो। अगर मैं एक जगह जाकर कोई डाटे में तब्दीली करूं, रद्दो बदल करूं, तो वो सारे का सारा रद्दो बदल हो जाना चाहिए। अच्छा बच्चों, दूसरी चीज, तीसरी चीज आ जाती है इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स। इंतहाई राइजिंग फील्ड है बच्चों। डाटा आपके सामने पड़ा है, मुख्तलिफ फैक्ट्स आपके सामने पड़े हैं, आपने उनको आपस में कंपेयर करना है, मैच करना है, उनकी कोई ऐसी तरतीब बतानी है जिससे ओवरवॉल्मिंग डाटा जो है उसको आपने, उससे कोई सेंस ड्राइव आउट करनी है, उससे कोई सेंस ड्राइव आउट करनी है। इस वक्त मिडिल ईस्ट में सबसे ज्यादा जॉब्स हैं वो डेटा एनालिटिक्स की। और फाइनेंशियल डाटा एनालिटिक्स में आपको पता है कि जो चार्टेड अकाउंटेंट काम कर सकता है वो कोई भी नहीं कर सकता। व्हाट यू से, है कि नहीं। तो यहां हमने ये सीखना है कि किस तरह हम डेटे से मीनिंग ड्राइव करते हैं और हम उसको किस तरह से इंटरप्रेट करते हैं। आप देखिए बच्चों, एक अच्छा डॉक्टर जो है ना, वही रिपोर्ट्स ले जाएं एक काबिल डॉक्टर के पास और वही रिपोर्ट्स ले जाएं एक आम डॉक्टर के पास। जो काबिल डॉक्टर होगा ना, वो उन वेरिएबल्स को कंपेयर करके आपको उसकी मिथ्स में जाकर बता देगा आपको ये डिजीज है, और वो आपको शायद एक 5 रुपए की गोली लिख के दे दे। क्या हाल है, ये क्या है, उसकी एनालिटिकल स्किल है, रिपोर्ट एक ही है। तो ये हमें सीखनी पड़ेगी कि किस तरह आप इसको प्रॉपर एनालाइज कर सकते हो। अच्छा बच्चों, तो हमारा चौथा चैप्टर है बिग डाटा। देखिए, एवरी मोमेंट एक पोस्ट आ रही है, एवरी मोमेंट हर इंसान कुछ ना कुछ क्या कर रहा है, एडिंग कर रहा है। आज हम डील करते हैं वॉल्यूम ऑफ डाटा जिसकी तादाद बहुत ज्यादा है, मिकदार बहुत ज्यादा है। इस बिग डाटा में से हमें एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाना है, इस तरह स्टोर करना है कि कल को अगर हम इसकी इनसाइड देखना चाहें तो हमें समझ आए यार इसमें से कौन सी चीज हमारे काम की है। क्योंकि दुनिया में एक ये भी तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है ना कि डाटा ज्यादा होने की वजह से हम ये नहीं जान पाते कि यार इसके अंदर हमारे काम की कौन सी चीज है। क्या ख्याल है बच्चों, सोशल मीडिया का सबसे बड़ा अलमिया ये है, डिजिटल मार्केट का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि डाटा ना होना तो मसला ही था, लेकिन डाटे का ज्यादा होना उससे भी बड़ा मसला है। कि हर साल में दुनिया में डाटे की मिकदार डबल हो जाती है।
जितना पहले था उतना डबल हो जाता। अच्छा बच्चों, अब डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, हम डाटा तो कई जगह रखते हैं, लेकिन आपने देखा होगा एक तरीका डाटा को रखने का क्या होता है कि जी डाटा जो है वो रख दिया जाए कहीं भी। लेकिन एक तरीका है, जैसे घरों में हम रखते हैं, कपड़ों की अलमारी और तरह होती है, जूतों की और तरह की होती है, किताबों की। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऐसे ही है, नंबर के लिए अलग डिब्बा बना हुआ, नंबर वहीं जाएगा। नेम और एड्रेस के लिए अलग डिब्बा बना हुआ, वो वहीं जाएगा। नतीजा क्या होगा, जब किसी अकाउंट्स मैनेजर को जरूरत पड़ेगी, वो इसे रिट्रीव करेगा, उसे डाटा फौरन मिलेगा। ठीक है जी, देखिए ना, अगर ऑर्गेनाइज वे में शर्ट लगी हुई है, ऑर्गेनाइज वे में शूज शूज पड़े हुए हैं, तो जरूरत पड़ने पे फौरन पता लग जाएगा ना किताब कहाँ से मिलनी है और शर्ट कहाँ से मिलनी है। अगर ये सारी मिक्स करके रख देता तो सर्च करना क्या होता, मुश्किल हो जाता ना। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का मकसद ये है कि डेटा मैनेज किया जाए, स्टोर किया जाए, ताकि वक्त आने पर जब हमें डिसीजन लेना हो तो हम आसानी अपना फैसला ले सकें और हमें रेलेवेंट डाटा फौरी तौर पे दस्तयाब हो जाए। राइट बच्चों? अच्छा जी, आवाज नहीं आ रही। आवाज यार आनी तो चाहिए, वैसे मेरी तरफ से बेटा सही जा रही है। बल्कि आप स्क्रीन पे देखो, ये देखो माइक जो है वो ग्रीन सिग्नल दे रहा है, बिल्कुल आपके सामने हूँ। और ये देखो, ग्रीन सिग्नल आ रहा है आपके माइक के ऊपर। तो इस तरफ से बेटा ऑडियो सही जा रही है। आप थोड़ा सा अपना इंटरनेट या कोई चीज चेक कीजिएगा। अच्छा बच्चों, अब बात आ जाती है डेटाबेस नॉर्मलाइजेशन एंड डेटा वेयर हाउसेस। देखिए, जब मैंने स्टार्ट लिया ना अपने करियर का इन 2000, तो डेटा बेसिस का बड़ा अरूज था। लेकिन 2010 आने तक डेटा वेयर हाउस का कॉन्सेप्ट आना शुरू हो गया। उसकी वजह यह है कि डेटाबेस इस कदर इन्हांस हो गई कि जो पाकिस्तान का पूरा डेटा वो भी एक डेटाबेस में समो दिया गया। यानी हम सब का डेटा एक डेटाबेस में चला गया। अब उसके अंदर हमारे टैक्स के भी लिंक कर दिया उसको, उसको हमारे रेजिडेंस और हमारे प्रॉपर्टी से भी रिलेट कर दिया, उसको हमारी नेशनैलिटी से भी रिलेट कर दिया। तो आज का मसला डेटा वेयर हाउसेस का बन गया। डेटा वेयर हाउस मीन्स टू मेनी डेटाबेसेस कनेक्टेड टू गैदर एंड वी हैव टू कलेक्ट द डेटा। तो आज बिजनेस वर्ल्ड में जितना डेटा है बेटा वो बहुत ज्यादा डुप्लीकेटेड हो चुका है, जिससे कंफ्यूजन कॉज करती है। फाइनेंस मैनेजर के लिए समझना जरूरी है कि वो मिनिमाइज कर सके इन चीज़ों को और वो डुप्लीकेशन को हटा सके, ताकि वो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में डेटा की क्वालिटी को बेहतर कर सके। ये है हमारा छठा चैप्टर। यहाँ आने तक हमारा एक सेक्शन कवर हो जाएगा जिसका नाम है डेटा। इसके आगे जो शुरू होगा वो है सिस्टम्स। इसके आगे जो शुरू होगा सिस्टम्स। तो पहले 6 चैप्टर डाटे के हैं, उसके बाद सिस्टम्स की बात आ जाती है। सिस्टम्स के अंदर सबसे पहले आ जाता है आईटी सिस्टम आर्किटेक्चर। बिकॉज यहाँ पे ये है कि माइट बी एज एन अकाउंटेंट एक इंपॉर्टेंट बात हमें समझनी पड़ेगी कि जितना भी निज़ाम है वो एक बैकग्राउंड सिस्टम से चल रहा है। जैसे अब यूं कह लो कि ये आपकी इसी कमरे में पीछे एक लैब है, इसके अंदर एक सिस्टम बना हुआ है और इसका बकायदा एक आर्किटेक्चर है। वो आर्किटेक्चर क्या है, कितने कंप्यूटर किस प्रॉपर वे में कनेक्ट हुए हैं, वो किस प्रोटोकॉल के तहत चल रहे हैं, उनके पीछे कितने सर्वर काम कर रहे हैं, एक होम प्लेस सर्वर्स है, दूसरे जो है राउटर्स कनेक्टेड हैं। तो ये सारे का सारा हमारा क्या है, फ्रेमवर्क है। हमारा जो एक्सपर्ट है, जो भी फाइनेंस रिलेटेड इशू है, वो ये है कि हमें एक ऐसा सिस्टम डेवलप करना है जो एफिशिएंट हो, रिलायबल हो, और वो हमें वक्त पर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सके, ताकि हम अपने फैसले टाइमली कर सकें। तो आर्किटेक्चर इस तरह का हमें बनाना है, कॉस्ट कम हो और टाइम भी कम लगे। आगे आते हैं बच्चों, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। ये भी एक सिस्टम है। देखिए, आप पहले देखते थे हमारा जो
प्रोडक्शन थी, उसके अंदर हम चीजें प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइट जी। ऑर्डर हम खुद देने जा रहे हैं, और ऑर्डर देने भी हमें लोग खुद आ रहे हैं। लेकिन एक जमाना आया MRP 1 का, ये तकरीबन 2005 के करीब पॉपुलर हो गया था MRP 1। फिर MRP 2 आया, और फिर MRP को ट्रांसफर कर दिया गया किसमें, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग में। अब इसमें हुआ ये कि हमें पहले ये सिस्टम आया कि जी जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटर है वो ऑर्डर हमारे सिस्टम को देगा डायरेक्ट, ऑर्डर देगा हमारे सिस्टम को डायरेक्ट देगा, यानी सिस्टम पे बैठेगा, ऑर्डर कर देगा। हमारा सिस्टम खुद ही उसके मुताबिक हमारी मैन्युफैक्चरिंग स्केड्यूलिंग करेगा, और हमारे सप्लायर को, सोर्स सप्लायर को ऑर्डर दे देगा। इस सारे काम में ह्यूमन इंटरेक्शन ना होने के बराबर, यानी ये सारा प्रोग्राम्ड है, ये सारा प्रोग्राम्ड है क्या, कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर हमारे सिस्टम पे आके ऑर्डर देगा, और हमारा सिस्टम मैन्युफैक्चरिंग की क्या कर देगा, स्केड्यूलिंग खुद ही कर देगा। और उस स्केड्यूलिंग को क्या किया जाएगा फिर, उसके मुताबिक सप्लायर को ऑर्डर दे दिया जाएगा। आसान यूं कर लेते हैं कि टोयोटा का डिस्ट्रीब्यूटर टोयोटा के नेटवर्क में आके गाड़ियों का ऑर्डर दे गया, और सिस्टम ने सप्लायर को खुद ही ऑर्डर दे दिया, इतने व्हील चाहिए, इतनी बैटरियां चाहिए, इतने इंजन चाहिए, और वो ला के उसने स्केड्यूलिंग कर दी। ये खुद होगा। लेकिन जब इसके अंदर मार्केटिंग भी आ गई, अकाउंट्स भी आ गई, ये सारा कुछ कैसे आ गया बच्चों, सिस्टम का हिस्सा बन गया। अब इसके अंदर क्या है बच्चों, फाइनेंस भी आ गया, मैन्युफैक्चरिंग भी आ गई, परचेज भी आ गई, कस्टमर वेब पोर्टल भी आ गया, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड सेल्स भी आ गई, और डिस्ट्रीब्यूशन भी आ गई एक ही चीज के अंदर। तो हमने सारे सिस्टम्स को ला के आपस में जोड़ दिया एक डैशबोर्ड पे। और जब ये सारे सिस्टम एक डैशबोर्ड पे लाके जोड़ दिए, तो इसको हम क्या कहते हैं, इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग, ERP, राइट बच्चों। अच्छा, अब चलिए ERP में मैंने काम जहां किया था वो इसके ऊपर डिस्कशन इसके सारे किया था। ट्रीट कंपनी है हमारी पीको रोड पे, जो ट्रीट ब्लेड बनाती है, उनके साथ मैंने ये प्रैक्टिकली इसके ऊपर काम किया। अच्छा बच्चों, अब आ जाए इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। अब मसला ये बेटा कि एक कॉम्प्लेक्स फाइनेंशियल सिस्टम और सप्लाई चेन एफिशिएंसीज को, competitive टास्क को करने के लिए इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जो भी आ रही है उन्हें हमें अडॉप्ट करना है। जैसे रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन। मेरे 3 असिस्टेंट हैं जी, एक डील करती हैं एक रियल एस्टेट के साथ, एक डील करती हैं अकाउंट्स के साथ, ठीक है जी, और एक डील करते हैं हमारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट के डेली जो ऑर्डर वगैरह आते हैं उनके साथ। अच्छा, ये आज का जमाना पता है क्या आ गया, कि ऑटोमेशन में आप ऐसा करो कि ये जो 3 असिस्टेंट है ना, इनका एक प्रोग्राम लिखो, इनका एक प्रोग्राम लिख दो हर एक का। ये प्रैक्टिकली तो इंसान नहीं होगा, लेकिन ऑनलाइन ही काम हो रहा है ना, तो वर्चुअली क्या होगा, ये तीनों मौजूद होंगे, और जो काम आ रहा होगा वो मैनेज कर रहे होंगे, यानी ये एक प्रोग्रामिंग सिस्टम होगा, सॉफ्टवेयर होगा जो ऑपरेट कर रहा होगा। और इवन ऐसा भी हो सकता है कि जैसे मैं आपको ये कोर्स पढ़ा रहा हूं, और मैं अपने लिए रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन ले आऊं, कि ये 17 चैप्टर में से आप कोई सवाल करें मैं आपको जवाब दूं, लेकिन वो मैं नहीं हूंगा, लेकिन वो मेरा रोबोट होगा। एक तो रोबोट होता है ना फिजिकली आए और काम करे, लेकिन एक होता है रोबोट जो मेरा फोन सुनेगा, मेरी जगह पे बात करेगा, लोगों से डील करेगा। तो आज की मसरूफ जिंदगी में इसकी जरूरत काफी इन्हांस हो रही है। क्या हाल है बच्चों, इसलिए आपने देखा होगा कि आगे चलते हैं तो बात आ जाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI की फील्ड। AI की फील्ड जो है ये सारी रोबोटिक्स बेस्ड फील्ड है, जिसके अंदर हम एक इंटेलिजेंशिया क्रिएट करते हैं, हम मशीन को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हैं।
यानी सोचने की जो सकत है अपनी, वो उसको देना चाहते। अच्छा, फ्रैंकली स्पीकिंग, ऑटोमेशन को स्पीड अप करना चाहते हैं, इंप्रूव करना चाहते हैं एक्यूरेसी और प्री अकाउंटेंट फॉर एनालिसिस, ये हम बनाना चाहते हैं एआई की बुनियाद। और बात तो इससे आगे निकल चुकी है रियलिटी में। अब तो हम मशीनों को इमोशन और जज्बात तक सिखाने जा रहे हैं, फीलिंग्स एंड इमोशंस। एआई इतनी आगे जा चुकी है, ठीक है। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि अगले चंद सालों में आपको हमारा रिसेप्शनिस्ट रोबोट मिले। हाँ, इट्स पॉसिबल। एकदम मास प्रोडक्शन पे जाना है इसने, देन इट विल बिकम वेरी लो कास्ट। क्योंकि जितना हम इनसे तंग है ना, इतना किसी से भी तंग नहीं। क्या हाल है बच्चों? वो कहते हैं कि चंद सालों की बात है, सिर्फ हम होंगे ये सारे टीचर, रोबोट होंगे। इनसे हम बड़े तंग हैं। क्या हाल है बच्चों? और स्टूडेंट कहते हैं हम दोनों से ही तंग हैं। अगर हम एक रोबोट मिल जाए, हम अपने हॉस्टल ले जाएंगे और अपनी मर्जी से बुलाएंगे, इधर आ यार, आज जरा पढ़ा TS देखते हैं कितना पढ़ाता है, और टॉपिक मेरी मर्जी से चलेंगे। अच्छा बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग। अकाउंटेंट्स का एक वरी ये है कि मैं एक इलाके से दूसरे में जाता हूँ, प्रेजेंटेशन देनी है, ऐसा ना हो मेरा कंप्यूटर ही ना चले यार, वहां जाके मुझे अकाउंट स्टेटमेंट ही ना बनानी पड़ जाए, और वो मेरा सिस्टम अगर वायरस खा गया या कोई मसला हो गया तो रुक जाएगा काम। क्या हाल है बच्चों? क्लाउड कंप्यूटिंग ने हमें सिक्योर कर दिया है हमारे अकाउंटिंग डाटा। बल्कि ऐसा होता है बच्चों, हम बाज़ औक़ात किसी प्रेजेंटेशन में जा रहे होते हैं, स्लाइड सामने है और स्लाइड अपडेट हो रही है, यानी यू मे कॉल सम मैन्युफैक्चरर ऑफ किया स्पोर्टेज, ही इज टॉकिंग अबाउट द प्रोडक्ट, हिज कंप्यूटर इज अटैच विद द सिस्टम, और अभी आप देख ही रहे हैं तो गाड़ियों की तादाद चेंज होती जा रही है, क्योंकि उसके शोरूम में गाड़ियां बिक रही हैं, उसकी फैक्ट्री से गाड़ियां निकल रही हैं। तो क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कमाल है कि इट्स कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, इट इज अपडेटिंग कॉन्टिन्यूसली। एंड अनदर थिंग, दुनिया के जिस कोने में जाए हमारा डाटा हमारे पास होगा, ठीक है जी। एंड देन यू से ब्लॉकचेन, फिनटेक। असल में दुनिया में एक नया ट्रेंड आ गया कि हम ऐसा क्यों ना करें कि अगर फ्रॉड एंड जो है करप्सीज बहुत ज्यादा हो गई हैं, मॉलिशियस डाटा बहुत ज्यादा हो गया है, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि डाटे को एक ब्लॉकचेन के ऊपर फेंक दें। एक ऐसी टेक्नोलॉजी, फिनटेक टूल्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर डाटा तुम ढूंढ ही नहीं सकते है कहाँ। मेरी एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट के कुछ पैकेट इस ब्लॉक में पड़े हैं, कुछ अगले ब्लॉक में पहुंच चुके हैं, कुछ अगले, और हर जगह लॉक है। और वो इतना सिंक्रोनाइज्ड है कि जब मैं कॉल करूंगा वो संभल हो जाएगा, लेकिन कोई दूसरा उसको ट्रैप नहीं कर सकेगा। मैंने डाटा को इस तरह डिफरेंट ब्लॉक्स में ब्रेक कर दिया। अच्छा बच्चों, अब आगे बात किस पे? इंपैक्ट ऑफ डिजिटल डिस्ट्रप्शन ऑन बिजनेस एंड अकाउंटेंसी। अब आज का मसला ये है कि अकाउंटेंट की जॉब जो है ना, इसके अंदर सिक्योरिटी एक बड़ा मसला बन गया, और काम में डिसरप्शन है, और नई अपॉर्चुनिटीज कई दफा हम मिस कर जाते हैं, बिकॉज कि हमारा जो सिस्टम है वो इतना एक्यूरेट नहीं होता कि किसी टेंडर को बिड करना है तो वो इमीडिएटली हमें ये डाटा प्रोवाइड कर सके। सिस्टम्स ने एक नया डिजिटल डिसरप्शन को अवॉइड करने का सिस्टम कर दिया है, क्या? कि जिस जिस वजह से कोई चीज डिस्टर्ब कर सकती थी उसको हमने रोक दिया। अच्छा बच्चों, नाउ वी गोइंग टुवर्ड्स 14। अब बच्चों यहां आने तक सिस्टम वाला काम भी खत्म हो गया, सिस्टम वाला काम भी खत्म हो गया। सिस्टम का ये जो डिजिटल डिस्ट्रप्शन वाला एरिया है, जो मॉडल पेपर है वो इसमें से 2 मार्क्स ले रहा था, लेकिन हमारा हंच है कि ये 4 से 6 तक जा सकता है। अगर आप पिछले चैप्टर को देखो, ब्लॉकचेन, उसको मैं इसलिए इतना कहूंगा चूंकि आपके कोर्स के अंदर उसका जो स्कोप है वो कितना है, उसके मुताबिक ये 2 से 4 तक ही रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। लेकिन जो क्लाउड कंप्यूटिंग है वो अकाउंटेंसी के साथ इतनी ममासलत रखती है कि इसका जो शेयर है वो मेरे नजदीक अगले पेपर में 10 से 15 मार्क्स का
हो सकता है। एंड देन यू सी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जितनी को लिमिटेड मिकदार में डिस्कस हुई है, इसका स्कोप 4 से 6 मार्क्स का ही रहेगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी भी जो है उसका जितना कुछ जिक्र है उसके मुताबिक ज्यादा एमसीक्यूज में एड्रेस होंगी। और जो आपका ईआरपी है ये थोड़ा ऊपर जाएगा, क्योंकि ये हमारा रोजमर्रा का काम है अकाउंटेंसी में। इससे इसके अंदर आपको ज्यादा बड़ा शेयर मिल सकता है। और जो आपका आईटी सिस्टम का इंट्रोडक्शन है ये मॉडरेट में रहेगा। ठीक है जी। अच्छा, और इसके जो डेटा के चैप्टर हैं वो थोड़े हैं लेकिन उसकी मिकदार ज्यादा है, उसकी वजह मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। 4 डेटा के साथ इसमें से मार्क्स ज्यादा मिलेंगे आप, 10 से 15 मार्क्स कहीं गए। और बिग डाटा में भी आपको बड़ा अच्छा टच करेगा नंबरों को। और इसके अलावा जो आपका इंट्रोडक्शन टू डाटा एनालिटिक्स है इसमें से भी लेगा नंबर, वो 4 से 6 से 10 तक जाएगा। गोल्ड है इसमें से 2 से 4 की रेंज रहेगी। अब इसके आगे आ गया बच्चों बड़ा अहम एरिया जिसको हम कहते हैं रिस्क वाला मामला जो है, डाटा रिस्क मैनेजमेंट एंड सिक्योरिटी। असल में इसमें मसला ये आ रहा है कि हम देखते हैं कि बेशुमार डिफरेंट वायरसेस हैं, बेशुमार डिफरेंट नेचुरल क्लाइमिटीज हैं, इंसान के अपने किए हुए एरर्स हैं जो डाटे को डिस्टर्ब करते हैं और ख़राब करते हैं। तो हमारा एज एन अकाउंटेंट, चूंकि जो जो कुछ भी हमारे पास है कंपनी में वो हमारा नहीं है, वो किसका है? एक्चुअली तो वो सारे एसेट शेयर होल्डर के हैं, चाहे वो इंफॉर्मेशन है, चाहे वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। तो हम उनके स्टीवर्ड हैं, हमें उनकी हिफाजत करें। तो हमें जहां जहां इसमें रिस्क हो सकता है हमें उसको अवॉइड करना है। कि बहुत सारे लोग हमारी सेंसिटिव फाइनेंशियल डाटा तक एक्सेस कर जाते हैं। यहाँ हमें देखना है कि किस तरीके से हम इसे सिक्योर कर सकते हैं कि जो हमारी इररिलेवेंट या अनऑथराइज्ड एक्सेस है वो हमारे डाटे तक पहुंचने का सवाल ही पैदा ना हो। आगे आ जाती है साइबर सिक्योरिटी एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी रिस्क। इसके अंदर हमें फियर होता है एक हैकर्स का, और दूसरा होता है कंपनी डाटे के स्नैच होने का। तो हम यहाँ पे हमारी कोशिश ये होती है कि साइबर सिक्योरिटी को समझें। और ये एक अहम एरिया होता है अकाउंटेंट के समझने का, चूंकि उससे अपने डाटे को महफूज करना है मालवायर से, ट्रोजन हॉर्सेस से, जितने भी रिस्क फैक्टर हो सकते हैं उनसे उसे बचाना। एंड देन यू सी, अच्छा इसमें अगर आप देखेंगे तो मैंने हर जगह नंबर थोड़े ज्यादा रखे होंगे, 14, 16, 15, 16। आगे देखेंगे आईटी जनरल कंट्रोल एंड मैनेजिंग रिस्क, कि आपने जो अपना सिस्टम है उसको प्रॉपर कंट्रोल में रखना है ताकि चेक्स लगाए जा सकें, एरर लगाए जा सकें, फ्रॉड से बचा जा सके। जो हमारे अकाउंटेंट्स होते हैं इनका काम ही ये होता है कि इंटरनल चेक एंड सिस्टम बना के रखें। तो इसके कई सिस्टम हो सकते हैं इंटरनल कंट्रोल के, एक का काम दूसरे पे चेक लगाया जा सकता है, एक सिस्टम की कंप्लीशन दूसरे पे बेस की जा सकती है। इस पे भी मैंने मार्क्स थोड़े ज्यादा रखे हैं। और 17 लास्ट चैप्टर है, इसमें थोड़े से कम है, लेकिन यहाँ पे आईसीटी रोल इन रिस्क मैनेजमेंट, के हम किस तरह से जो इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है इसी को यूज करके अपने डेटे को सिक्योर कैसे करते हैं कि ना इसके ऊपर वायरसेस अटैक कर सकें, ना इसके ऊपर जो है अनऑथोराइज एक्सेस की जा सके, ना ये डाटा स्नैच हो, और ना ही इसको कोई मॉलिशियसली डैमेज कर सके। तो इस काम के लिए हम इसके लिए यूज करते हैं आईसीटी को, राइट जी। अब देखिए ये 17 चैप्टर का कोर्स है, मैंने 17 में से ऑलमोस्ट सारे एक दफा आपकी नजर के सामने से गुजार दिए। मैंने आपको पहले ही कहा था कि इसके अंदर ये हो सकता है कि जब पहली दफा मुल्क में आए और हम उसको सैर करा रहे हैं तो कि यार मैं सारे एक जैसे लग रहे हैं, लेकिन बहरहाल इनके नाम कम से कम आपके सामने से गुजर गए। तो अगर देखें तो 3 तरह के चैप्टर मैंने आपके सामने रखे, डाटा के 1 से लेके 6 तक, ठीक है। देन किसके बच्चों? सिस्टम के, कहां से लेके कहां तक? शाबाश, दैट इज 13। और 14 से आगे मैंने जो बात की वो थी रिस्क की। तो आपको इससे पता लगेगा कि इसके 3 हिस्से हैं। पहले 6 चैप्टर डाटा के हैं, फिर 7 से लेके 13 तक सिस्टम के हैं, और 14 से लेके 17 तक रिस्क के।
अब सवाल ये पैदा होता है कि हमें इसको किस तरह से लेके चलना चाहिए। तो मैंने अपना टीचिंग प्लान इस तरह से बनाया है कि अगर हम पहले चैप्टर डेटा के नहीं पढ़ेंगे फिर हम कुछ नहीं कर सकते। जैसे आप यूं समझ लीजिए कि आप अगर टैक्स पढ़ने जाते हैं तो भले सेल्स टैक्स में ज्यादा नंबर है, लेकिन टैक्स के शुरू के चैप्टर तो पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि टेबल तो वहां पड़ा हुआ, कैलेंडर ईयर वहां पड़ा हुआ। तो अगर कैलेंडर ईयर ना समझे तो सेल्स टैक्स तो नहीं निकाल सकते। लिहाजा पहले दो तीन चैप्टर तो टच करने पड़ेंगे, क्योंकि कैलेंडर ईयर समझ आएगा तो मैं आपको टैक्स लाऊंगा ना। इसी तरह इकोनॉमिक्स एंड डिमांड एंड सप्लाई नहीं समझेंगे तो आगे नहीं जा सकते। फिर आप मैक्रो इकोनॉमिक इक्विलिब्रियम भूल जाइए। बिल्कुल इसी तरह से अगर डेटा को नहीं पढ़ते तो आप आगे नहीं चल सकते। तो हमने बिल्कुल सीक्वेंस रखी है। पहला चैप्टर देखिए, टाइप्स ऑफ डेटा, स्टार्ट करेंगे। दूसरा चैप्टर डेटा गवर्नेंस का। तीसरा चैप्टर बिग डाटा का। और फिर मशहूर चैप्टर डेटा मैनेजमेंट सिस्टम, डीबीएमएस कहते हैं हम इसको। एंड देन यू सी यहां आने और फिर डेटा वेयर, ये हो गया डेटा मुकम्मल। तो डेटे का सेक्शन पहले पढ़ा जाएगा। फिर इंशाल्लाह हम क्या करेंगे बच्चों, शाबाश, रिस्क पे आ जाएंगे। फिर देखिए रिस्क के चार चैप्टर। आप कहेंगे सर सिस्टम को अवॉइड करेंगे, हाँ यार सिस्टम को थोड़ी देर के लिए मैंने जरा पीछे डाल दिया। तो मैं चला जाऊंगा 14, क्या जी, आईटी रिस्क मैनेजमेंट, साइबर सिक्योरिटी रिस्क, एंड देन जर्नल कंट्रोल एंड मैनेजिंग रिस्क, और फिर रोल इन रिस्क, आईसीटी रोल इन रिस्क मैनेजमेंट। और सिस्टम का सेक्शन में बिल्कुल एंड में ले गया हूं, 7 चैप्टर है। 7 वाला सिस्टम आर्किटेक्चर, ईआरपी, देन इंट्रोडक्शन टू डाटा, इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, क्लाउड कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, और आखिरी वाला डिजिटल डिसरप्शन। ये मैं कहा ले गया, एंड में ले गया। अब आप पूछ सकते हैं कि सर ऐसा क्यों करना चाहते हैं आप। देखिए इसकी एक वजह तो आपका पेपर, ये आपका कोर्स है बच्चों। कोर्स के, ये कोर्स से मैंने लिया है, जरा गौर कीजिएगा। दो चीजें मैंने बता दी, अपना कोर्स इंट्रोडक्शन करा दिया, दूसरा मैंने आपसे कहा था टीचिंग प्लान सामने आ गया। अब टीचिंग प्लान को जरा मैच कर लीजिए। देखिए यहाँ कितने नंबर आपको नजर आ रहे हैं, 35 to 45। चैप्टर कितने पढ़ेंगे, 6। और अगला ये जो 20 to 30 कह रहा है ना बच्चों, ये 20 to 30 नहीं है, ये 20 नहीं है, 30 ही है। ये 30 ही है। और ये याद रखना है कि कोई भी पे कोर्स पहली दफा जब आएगा, आप भी पहली दफा पढ़ रहे हैं, मैं पहली दफा पढ़ा रहा, हर कोई पहली दफा पढ़ा। पेपर मॉडल पेपर से ज्यादा शफलिंग एग्जामिनर नहीं करेगा, उसे अपना कोर्स कामयाब बनाना। राइट जी, ज्यादा शफलिंग नहीं करेगा, यानी मैं कह रहा हूँ वो वाला टॉपिक दे देगा, लेकिन पैटर्न को फॉलो करेगा। दूसरी तीसरी टाइम में जाके गड़बड़ करनी शुरू करेगा, थोड़ी 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 थोड़ी। अच्छा, तो अगर ये 30 है और वो 45 है तो कितने हो गए बच्चों नंबर, 70 शायद। जब भी बच्चों पेपर देते हैं ना सिस्टम्स वगैरह का, डाटा का, याद रखना इसमें कभी ये बात नहीं होती कि ये सवाल नहीं आता। इसमें हमेशा ये आता है क्या आता है, यानी इसमें जो आता है आप उसमें से नंबर लेते हैं हमेशा। ठीक है, अव्वल तो इंशाल्लाह नहीं आता का सवाल पैदा नहीं होता, लेकिन जितना आता है उसमें से नंबर निकालना। तो 70% का यहां तक जब कवर कर लोगे तो पासिंग आपकी सिक्योर हो जाएगी। फिर हम चले जाएंगे आगे, क्या ख्याल है? अच्छा, तो ये बच्चों ये तरतीब मैंने इसलिए फॉलो की है। अगर मैं कहूँ मेरे पेपर का पैटर्न, तो पेपर का पैटर्न ये है बच्चों के 15 एमसीक्यूज हैं। रेंडमली दो चैप्टर छोड़ता है, हर चैप्टर से एक एमसीक्यू दे देता है। ठीक है, या ऐसी सूरत में दो देता है जब उसको एहसास हो जाए कि यार ये चैप्टर अहम था और मैंने इसमें से न्यूमेरिकल नहीं लिया, सॉरी आई में से क्वेश्चन नहीं लिया, मैंने क्वेश्चन पिक नहीं किया, तो यार दो ले लो, वरना अदरवाइज एक एक में से एक एक आ जाता। तो ये 15 हो गए। आगे देखिए, जो आपका डेटा है उसमें से 200 वाला आ रहे हैं, सिस्टम में से 200 वाला आ रहे हैं, और इसमें से भी 200 वाला।
अच्छा, ये दो सवाल कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। कुछ तो आप, अच्छा थोड़ा सा आपको आइडिया तो हुआ होगा ना। अच्छा बच्चों, ये हमारे मॉडल पेपर का पहला सवाल कौन सा होगा, एमसीक्यूज का होगा ना। दूसरा सवाल है, ये देखो बेटा, इसमें क्या है। ये तो आपको जानते हो ना बेटा, अभी पढ़ा हमने, बिग डाटा। ठीक है, चैप्टर 4 से देखा। देन यू सी, अगला सवाल देखिए। कहां से देखा बच्चों, आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस, डीबीएमएस से देखा। पांचवा चैप्टर। पहला सवाल कहां से दे गया, चौथे से। अगला सवाल दे दी गया पांचवे से। कितने नंबर का बेटा, 15 नंबर का सवाल यहां से आ गया। और ये देखो बेटा, ये कितने का आ गया, 15 का यहां से आ गया। 30 हो गया। कहा कितना था, है ना। जरा ज्यादा कहा, कम कर गया ऐसे। ये करेगा। दो सवाल सुन लिए उसने, कहा यार दो काफी है इसमें से। ठीक है। अच्छा जरा देखो, एक कौन सा है एनालिसिस वाला, और एक कौन सा है, क्या कहोगे, ये कौन सा केस स्टडी है ना। केस स्टडी एनालिसिस बेस पे होगा। और ये क्या है, सीधा कह रहा है कंपेयर, कंट्रास्ट, एक्सप्लेन, डिस्कस। मैं इसको थ्योरेटिकल कह सकता हूँ। क्या हाल है बच्चों, ये थ्योरी का सवाल हो गया, और ये एनालिसिस का। अच्छा, देन यू सी, वैसे हमारे कोर्स में अगर आप देखोगे आगे चल के, मैं बताता हूँ। अच्छा तीसरा सवाल, अगला सवाल देखो, छठा। अच्छा आप कहेंगे सर आपने तीसरे के बाद चौथा और पांचवा में डिस्कस नहीं किया, डायरेक्ट चला गया छठे पे। छठा देखो बेटा, सवाल कौन सा है, ये देखो, सिक्योरिटी रिस्क है। अच्छा इतना तो आप पता लग गया ना कि रिस्क है। अच्छा ये देखो, रिस्क कितना बच्चा, छ, छ, तीन, कितने नंबर मेरा बेटा, 15। कौन सा, एनालिसिस वाला। ठीक है। अच्छा ये सवाल देखो, क्या है बच्चों, टू डिस्टिंक्ट आईटी रिस्क, ये भी किसका है, रिस्क का। अच्छा कितना हो गया बच्चों, 10,000, 14 मार्क्स, 29 हो गए। ठीक है, मेरा अंदाजा सही जा रहा है, क्या कहते हैं। अच्छा इसमें से देखो, एक एनालिसिस, एक आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, फॉर ईच ऑफ आईटी कैटेगोराइज, एक्सप्लेन एंड देन पावर वर्ड क्या यूज कर रहा है, एक्सप्लेन, डिस्कस। राइट बच्चों। तो इसका मतलब यह है कि यार दो सेक्शन करने पे चार सवाल मेरे सॉल्व हो जाते हैं। उन्होंने एवरेज 15-15 नंबर के हैं, उनमें से दो दो, दो एनालिसिस के हो जाएंगे, दो थ्योरेटिकल हो जाएंगे, और 10 चैप्टर आने तक मुझे काफी कॉन्फिडेंस हो जाए। अगर कोई बच्चा फुर्तीला हुआ, थोड़ा रिस्क ले लेगा सिस्टम में से, मेरे से पूछ लेगा सर दो चैप्टर तो बताएं जरा टॉप्स किस्म के, क्या ख्याल है। क्यों भाई, बाकियों को रीड कर ले, उनको पक्का तैयार कर दे जरा, क्या ख्याल है, चल जाएगा काम। तो रिस्क लिया जा सकता है, बट मैं कहूंगा नहीं, मैं कह नहीं रहा रिस्क लेना, मैं वैसे आप बता रहा हूँ कि ये हो सकता है वैसे। अच्छा बच्चों, अब आ जाए कौन सा सवाल है, चौथा। देखो बेटा कौन सा, एनालिसिस वाला, केस स्टडी है ना। अच्छा और देखो बेटा, ये सवाल किससे आया है, सिस्टम से। कितने का बेटा, 6 × 6, 12 नंबर का है यार, है ना। क्या हाल है, सी नहीं था, मैंने चेक किया था, मैंने तस्वीर पक्की ली थी उसी से सोच समझ के। ये देखो, ये कौन सा बच्चों, क्लाउड कंप्यूटिंग, वही वाला, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड क्लाउड कंप्यूटिंग। ये देखो 6, 5, 3, कितना बना, 14। पिछले वाला कितना है, 12। 12 और 14 कितना हुआ, इसको बाद में कर लेते, मान लेंगे मेरी बात। क्या हाल है बच्चों? देखें चैप्टर ज्यादा है, और मार्जिन थोड़ा कम लग रहा है, तो फिर जरा पहले वो कर लेते हैं यार जिसमें मार्जिन अच्छा लग रहा है। सही कह रहा हूँ, एनालिसिस पक्का है जी। अच्छा एक बात समझ आ गई, चलो 1 मिनट यार, यहाँ बच्चा कोई सवाल तो नहीं कर रहा। अच्छा ओके, थैंक यू बेटा। अच्छा बच्चों, तो अब जो बात आ गई वो ये आ गई कि हमने कहा कि जी ये तरीकाकार होगा हमारे फिर इसको चलाना। अब अगर आप देखो तो जो कोर्स कहता था कि जी हम इसमें से 60% एनालिसिस बेस करेंगे, और 40% थ्योरेटिकल देंगे आप।
लेकिन एमसीक्यूज के आने की वजह से ये रेशियो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है। माइट भी डिजाइनर जब कर रहे थे उस वक्त उन्होंने नहीं सोचा। तो अब देखिए पेपर पैटर्न कहता है 15 एमसीक्यूज हैं, 43 नंबर हैं उन सवालों के जिनको आप थ्योरेटिकल कह सकते हो, और 42 हैं जिनको नॉलेज बेस्ड एनालिसिस की बुनियाद पे आपने सेल करना, अप्लाई करना है नॉलेज, यानी केस स्टडीज। तो केस स्टडी से सवाल 42 वाले हैं, और थ्योरेटिकल कितने वाले हैं बच्चों? ये कम से कम 2-3 अटेम्प्ट्स में ऐसा रखेगा ताकि बच्चे इजीली पास हों। ठीक है। उसके बाद कोई तीसरी चौथी अटेम्प्ट में एक लंबा, जैसे करता है वो हमेशा टैक्स में भी उसने किया से यहाँ भी करेगा। है ना बच्चों, क्या ख्याल है? और ये टैक्स में तो उसने एक दफा बच्चों को बड़ा पढ़ा के भेजा, उसने तोता डाल दिया। 3 नंबर का सवाल था। उन्होंने कहा पैरेट एक बंदे ने बाय किया, इतने का लिया, इतने का बेचा। वो बच्चे पैरेट भी खो गए। भाई नहीं आता, छोड़ दो, 3 नंबर ही जाएंगे ना। आधा घंटा जाया कर दिया। अच्छा बच्चों, अब देखिए यहाँ पे कहता है कि बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स आउटलाइन ये है कि अगर आप देखें कि जो T1 वाले टॉपिक हैं, T1 क्या होता है बच्चों? नॉलेज है, अंडरस्टैंड। इसमें से एमसीक्यूज आएंगे, शॉर्ट नोट्स आएंगे। जैसे एग्जांपल है डिफाइन बिग डाटा। ठीक है। और कुछ कौन से हैं? T2, ये क्या है बच्चों? अप्लाइंग एनालिसिस। अच्छा ये मैंने पता क्यों लिखा, जब आप कोर्स आउटलाइन देखोगे तो आपको वहाँ T1 भी लिखा नजर आएगा, और तो वो कंफ्यूज नहीं होना उससे। T1 का मतलब है इसमें से कौन से सवाल आएंगे? डायरेक्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन, डिस्कस दिस वर्ड। और जो T2 है उसमें क्या है बच्चों? वो सवालात होंगे कि ये अप्लाई करो, ये सूरत हाल है तो उसमें तुमने क्या करना। अभी मुझे शुरू में आपके साथ बहुत काम करना पड़ेगा केसेस के हवाले से, और बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा कि किसी चीज को जब हम पढ़ते हैं वो कैसे और पेपर में कैसे पूछते हैं। तो शुरू शुरू में इसमें ज्यादा ज्यादा काम करना पड़ेगा। आई होप कि आप मुझे सपोर्ट करो। सही है। अच्छा, अब बच्चों आगे आ गया ना जो आपका, तो ये देखिएगा, ये कोर्स के अंदर लिखा हुआ है T1 T2। ठीक है ना। और प्रोफिशिएंसी लेवल भी लिखा हुआ है इसके साथ साथ। अच्छा बच्चों, अब आ जाए आप इसके ऊपर, रीडिंग एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ कोर्स आउटलाइन इंस्टेंस के जो आप समझोगे कि कुछ कमांड वर्ड लिखे होते हैं पेपर में और कुछ इंस्ट्रक्शनल वर्ब होते हैं। ये बहुत जरूरी है, ये बाद में मैं बाद में रिपीट भी कर दूंगा। ठीक है। तो यहाँ 2-3 दफा रिपीट कर दूंगा इसको। लेकिन आज हमने पढ़ना नहीं, पढ़ेंगे तो कल ही। तो इस टाइम को यूटिलाइज कर लेते हैं थोड़ा सा। जब भी वर्ब यूज करें, आइडेंटिफाई, बच्चों जाइए, कुछ नहीं लिखना आपने। आपने कुछ भी नहीं लिखना सिवाय वो नाम के जो उसने पूछा। हेडिंग क्या लिखना है? डोंट गो फॉर डिटेल, क्योंकि इसके मार्क्स ही कितने होंगे? एक या दो। क्या लिखा होगा? आइडेंटिफाई। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द बिग डाटा करेक्टरिस्टिक्स। आइडेंटिफाई करो बिग डाटा करेक्टरिस्टिक्स। सिर्फ 2 लफ्ज लिखने हैं। उसने 2 गए हैं ना, 2 ही लिखूंगा। क्या? वॉल्यूम, राइट। राइट जी। तो जब भी आइडेंटिफाई लिखा हो इसका मतलब वो वाला पर्टिकुलर हेडिंग पूछा है, वो वाली पर्टिकुलर टर्म पूछी है, वो टर्म लिखनी है, और आपने कुछ नहीं लिखा। अगर लिखा हो, अच्छा ये आपकी आपके पेपर से लिए है हमने, जैसे यहाँ यहीं से लिया है हमने, ये जो आपका पेपर मैंने आपके सामने रखा है उसी में से आइडेंटिफाई, एक्सप्लेन, डिस्कस। राइट जी। अच्छा बच्चों, अब आ जाए बात कि आपको कहता है कि जी एक्सप्लेन, इसका मतलब है टेल द मीनिंग या वाई। ठीक है। कभी ज्यादा मत लिखें। कितना लिखें? शाबाश, 2 से 3 सेंटेंसेस एक्सप्लेन करना है। बहुत ज्यादा जाना है, एक पैराग्राफ लिख दो यार, इससे ऊपर जज्बाती ना हो, वरना बाकी नंबर किल हो जाएंगे। क्या हाल है? सो इट मीन्स दैट फॉर अ स्मॉलर ऑब्जेक्ट डोंट लेफ्ट द बिगर ऑब्जेक्ट। बड़े ऑब्जेक्ट को पहले ले लो। क्या सवाल है जी? एक्सप्लेन वॉल्यूम। इट मीन्स ह्यूज अमाउंट ऑफ डाटा जनरेट एवरी सेकेंड एंड, और फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया पोस्ट, हर सेकंड एक डाटा जनरेट हो रहा है, इस कॉल्ड वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम को एक्सप्लेन करें, कितनी लाइन है बच्चों? क्या वाज़ह नहीं हो गई बात?
बात बात है होगी बस, ठीक। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी। अब देखिए, सजेस्ट। सजेस्ट का मतलब है मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम दे रहा हूं, तुम मुझे इसका तजवीज करो, सोल्यूशन, सजेस्ट द सोल्यूशन, गिव द सोल्यूशन। तो इसमें आमतौर पे क्या होता है बच्चों, केस स्टडीज होते हैं, अप्लाइड क्वेश्चन होते हैं, 3 से 5 लाइन में सजेशन अच्छी दी जा सकती है। इज अ टेक्निकल पेपर जिसके अंदर ज्यादा लिखना सक्सेस नहीं, सही लिखना सक्सेस। राइट बच्चों? तो 3 से 5 लाइन में आपका मसला सॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, सजेस्ट करना आपने। अगर आपसे पूछा जाए प्रोवाइड एग्जाम्पल, तो आपसे कहता है रियल वर्ड की या रियल केस शो कर दो। तो इसके लिए बच्चों एग्जाम्पल देनी है आपने, मैक्सिमम 3 लाइन तक जाओ, एग्जाम्पल हो जाएगी। मिसाल के तौर पे, एग्जाम्पल ऑफ क्लाउड यूजेज, बैंक यूज क्लाउड फॉर मोबाइल बैंकिंग एप्स, वन ऑफ द गुड एग्जाम्पल, एंड वर्क इज डन। एग्जाम्पल सही है तो नंबर भी सही होंगे। अच्छा बच्चों, देन डिस्क्राइब। डिस्क्राइब जो है ये जरा बड़ा वर्ड है, इसलिए मैंने आगे आगे बड़े वर्ड लेके जा रहा हूं। डिस्क्राइब अ लिटिल मोर डिटेल, अ लिटिल मोर डिटेल। मीडियम लेंथ क्वेश्चन, ये हिंट है इसका जो मैंने दिया है। लेंथ कितनी दे सकता हूं? 4 से 5 लाइन एनफ है। ठीक है जी। एंड शॉर्ट पैराग्राफ कवर कर जाएगा सारे मसले को, प्रोसेस हो सकता है, स्टेप्स हो सकते हैं। कहता है डिस्क्राइब द ईआरपी। ईआरपी इज इंटीग्रेटेड आईटी सिस्टम वेयर फाइनेंस एंड एचआर एंड सप्लाई चेन, अभी मैं बता गया हूं, सारे आपस में क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए, और एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस जो कि एक बड़े डैशबोर्ड की तरह, जिसके अंदर डुप्लीकेशन का चांस नहीं है, और अल्टीमेटली एफिशिएंसी डाटा की बढ़ जाए। राइट जी? दिस इज व्हाट वी कॉल द डिस्क्राइब। सो एक्सप्लेन स्मॉलर वर्ड, डिस्क्राइब लिटिल मोर डिटेल। अच्छा बच्चों, डिफ्रेंशिएट। डिफ्रेंशिएट का मतलब क्या होगा बच्चों? दो चीजों का आपस में मुआजना कर दो, कंपेयर कर दो उन्हें। तो कंपेयर करने के लिए सबसे अच्छा तरीका 5वीं क्लास से सीखा था, लाइन लगाओ, एक पॉइंट इसका लिख दो, एक उसका लिख दो, बेस्ट चीज है। ठीक है जी? तो जी आप कंपेयर कर रहे हो सॉफ्टवेयर एज सर्विस एंड सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म। तो प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, तो उसने डेफिनेशन क्लियर की हुई है कि सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस रेडी टू यूज सॉफ्टवेयर होते हैं, और ये प्लेटफॉर्म होते हैं टू डेवलप एंड बिल्ड योर ओन एप्लीकेशंस। आगे उसकी डिटेल दी हुई है इसमें। ये हेडिंग इसको 5 7 8 हो सकते हैं, फॉर डिपेंडिंग ऑन द नंबर, कितने नंबर देता है। आगे आगे बच्चों डिस्कस। अब डिस्कस डिस्क्राइब से भी बड़ा होता है, एक्सप्लेन छोटा होता है, ठीक है, डिस्क्राइब उससे बड़ा, और डिस्कस उससे भी बड़ा। डिस्कस में वो चाहता है कि आप इसके प्रॉस भी दो, आप उसके कॉन्स भी बताओ, और कंक्लूजन भी बताओ। अब इनका वॉल्यूम कितना होगा इसके नंबर पे डिपेंड करता है। आमतौर पे हिंट ये है कि एक लॉन्ग रिटन क्वेश्चन होगा, लोग इसको आमतौर पे हाफ पेज पे वाइंड अप कर देते हैं अगर ये 3 से 4 नंबर का हो। लेकिन अगर ये 6 से 8 नंबर का हो, तो फिर इसको एक पेज तक भी ले जाते हैं। राइट जी? तो क्या कहेंगे इसको? डिस्कस। तो डिस्कस का मतलब ये होगा, क्या करो, इसके पॉजिटिव भी बताओ, इसके नेगेटिव, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, और आखिर में जाके इसको कंक्लूड भी करो। राइट बच्चों? ये मैं आपको सारी स्लाइड्स भेज दूंगा, इसमें सबसे अहम चीज आपके लिए ये होगी जो मैं अभी बता रहा हूँ। बाकी तो आपको वैसे ही समझ आ गई होगी, तो आपको याद रहनी नहीं भूलेगी कि सर पहले क्या पढ़ाएंगे, बाद में क्या पढ़ाएंगे, चैप्टर कितने हैं, वो आपको याद हो ही जाए। ठीक है जी? ये जरूरी है, ये मैं भेज दूंगा, ये आप देखते रहिएगा। राइट बच्चों? अब आ जाइए बात इसके ऊपर कि बशीर वसीम साहब आपको पढ़ाने आ गए इस कोर्स को। रेलेवेंस क्या है यार? बगैर रेलेवेंस के कोर्स नहीं पकड़ना चाहिए, मेरी राय। क्या ख्याल? विद एन एक्सक्यूज, इफ यू डोंट माइंड, हमारे यहाँ तो ये भी हुआ है कि एक हमारा ऐसा शहर है जहाँ क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, तो उन्होंने कहा हमारा इस कोर्स से क्या रहता है। उन्होंने कहा वो कैसे? कहते हैं वो जो स्कोर होता है वो डाटा होता है, और जिस बुक पे हम लिखते हैं उसमें सिस्टम होता है। डाटा भी हो गया, सिस्टम भी हो गया,
और रिस्क ये होता है कि दूसरी टीम का कॉपी ना छीन के ले जाए, तो कोर्स से हमारा ताल्लुक है वो पढ़ा रहे। इस कोर्स के साथ तो वो हुआ है कि किसी ने नहीं छोड़ा इसको, अपनी फील्ड किसी ने देखी नहीं, हमने गुस्सा नहीं करा। यार कोई बात नहीं, सब अपने भाई, क्या ख्याल है बच्चों? किसी ने स्लाइड भी मांगी, मैंने कहा यार ले 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 जा, तू भी पढ़ा है भाई। हम तो मलंग से लोग हैं, जो बच्चे आ गए पढ़ा लेंगे, क्या ख्याल है बच्चों? हमारा तो कोर्स ही माशाल्लाह इस वक्त रिपोर्टिंग वन का लेक्चर हो रहा है कॉलेज में। और कोई बंदा अगर अपनी कॉमन सेंस से सोचे तो रिपोर्टिंग वन के साथ ये कोर्स बनता ही नहीं है। इसको या तो रिपोर्टिंग वन से पहले हो जाना चाहिए, या रिपोर्टिंग वन के बाद होना चाहिए, ताकि बच्चे रिपोर्टिंग पढ़ के आ जाए। नहीं समझे बात? क्या समझे? लेकिन हम तब भी नहीं बोलते, यही तो आदत है हमारी। अच्छा बच्चों, देखो पहली बात ये, आई हैव डन मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है जी। सो इफ आई एम मास्टर्स इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, देन आई हैव डेफिनेटली गॉन थ्रू द courses like databases, information system, and cloud computing. So these things I have gone through. क्या हाल है बच्चों? मेरी फील्ड ही अब कंप्यूटर साइंस रही है, एंड आई पार्ट ऑफ दैट। तो पहली चीज तो ये हुई जो क्लियर कर दे। दूसरा बच्चों मेरा है एमएस इन प्रोजेक्ट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस। प्रोजेक्ट में सबसे बड़ा मसला ही क्या होता है? रिस्क मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट में रिस्क इस कदर ज्यादा होते हैं बेटा कि अगर मेरे पास वो थे थ्री कंस्ट्रेंट, कोई चीज टाइम पे कंप्लीट ना हुई तो भी गई, कोई चीज क्वालिटी पे कंप्लीट ना हुई तो भी गई, ठीक है जी, और कोई चीज की कॉस्ट बढ़ गई तो भी। तो हम सारी कंस्ट्रेंट को एट अ टाइम सोचते रहते हैं। कॉस्ट भी नहीं बढ़नी चाहिए, क्वालिटी भी मेंटेन रहनी चाहिए, और डिलीवरी भी टाइम पे होनी चाहिए। इसी को तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कहते हैं। क्या हाल है कुछ? सो इट्स वेरी रेलेवेंट रिलेटेड विद द सिस्टम स्पेशलाइज इन द रिस्क असेसमेंट। और इसके अंदर रिस्क असेसमेंट के कमोबेश दो से तीन बहुत ही किस्म के कोर्स पढ़ाए जाते हैं। मैंने भी पढ़े यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी से। देन यू सी बच्चों, एमबीए, आई हैव डन माय एमबीए फ्रॉम भावज यूनिवर्सिटी मुल्तान, एंड आई हैव डन ऑल ऑफ दिस गोन थ्रू कि आज की जो इकोनॉमिक लेंस है वो सारी है ही डिजिटल बेस, एटीएम टेक्नोलॉजी, ठीक है जी, डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल मनी, ठीक है, एंड कैशलेस सोसाइटी, एंड गोइंग ऑल द थिंग्स ऑन क्लाउड। तो ये आज का अलमिया है। एंड देन आई हैव डन माय एमएससी इन इकोनॉमिक्स विद बैंकिंग एंड फाइनेंस। सो बैंकिंग एंड फाइनेंस द मेन इंडस्ट्री वेयर टेक्नोलॉजी बनी वहां है और यूज हुई यहाँ पे आके, स्टार्ट ही यहाँ से हुई। सो दैट्स माय रेलेवेंस। अगर आप पूछोगे सर आप आज तक इससे रेलेवेंट कौन कौन से कोर्सेज पढ़ा चुके हैं, तो जाहिर है ये तो नया कोर्स है, सबको पता है नया। सो आई गॉन थ्रू द सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन विद यूनिफाइड मॉडल लैंग्वेज, यूएमएल। तो सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन जो है ये मेरा एरिया है कि जब भी कोई सिस्टम बनना होता है तो पहले किसी जगह पहुंच के हमें सिस्टम को देखना पड़ता है ना, कि यहाँ ट्रांजैक्शन कैसे हो रही है, रिकॉर्ड कैसे हो रही है, सिस्टम चल कैसे रहा। क्या हाल है बच्चों? क्यों जी? रिसेंटली एक असाइनमेंट मैंने इसकी इनकार करी थी, लेकिन वो इंतहाई अजीबो गरीब हालात की थी। तो यू हैव टू स्टे ऑन द ट्रक अड्डा और वहां पे वो जो है गुड्स कंपनी थी, और उसका वो हमने एनालिसिस करना है। यार ये नहीं मैं कर सकता, ये बहुत फार डिस्टेंट है। एनीवे, अब बच्चों आगे आ गया डेटा स्ट्रक्चर। डेटा स्ट्रक्चर बेसिकली फाइलिंग सिस्टम कैसे चलता है, डेटे को स्ट्रक्चर अप कैसे किया जाता है, किस तरह लिंक अप किया जाता है, डेटे के आपस में नोड्स को कैसे जोड़ा जाता है, ये सारा काम बच्चों हमने अपने हाथ से करते हैं। हार्ड डिस्क पे बकायदा फिजिकली विद कमांड लिखा जाता है, रिट्रीव किया जाता है, लिंक अप किया जाता है। देन यू सी डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। अपनी यंग एज में तो बच्चों ये पंजाब यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैंने पढ़ाया है। टीएनसी एक कॉलेज होता था, द नेशनल कॉलेज, अब वो यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ एशिया, कंप्यूटर साइंस के हवाले से, तो आई हैव टॉट देयर। और इंफॉर्मेशन सिस्टम सुपीरियर यूनिवर्सिटी में लास्ट सेशन तक भी जो कंप्यूटर के बच्चे हैं, यानी कि आई मीन कंप्यूटर के बच्चों का मतलब ये है कि जो बाकायदा इंफॉर्मेशन सिस्टम्स पढ़ रहे हैं, कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं, उनको मैंने कराया।
और मैनेजिंग पीपल एंड सिस्टम, दैट वाज माय फर्स्ट कोर्स फ्रॉम वेयर आई हैव स्टार्टेड, हाउ टू मैनेज द पीपल एंड हाउ सिस्टम वर्क्स। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है इसके अंदर। क्रॉस डिसिप्लिन डिसिप्लिन मेरी स्टडी है और क्रॉस डिसिप्लिन ही मेरा ये कोर्स है, दोनों में क्रॉस डिसिप्लिन। राइट बच्चों, दिस इज व्हाट आई हैव डन। तो ये मेरी रेलेवेंस थी। मैंने कहा यार ये बतानी चाहिए, इसलिए कि आजकल का दौर ऐसा है कि स्टूडेंट को एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि यार ये बंदा जो है ये काम कराने तो जा रहा है, ये किस तरह इसको मैनेज करेगा, क्या इसकी रेलेवेंस इसके साथ है या नहीं है। तो आई होप कि आप सब बच्चों को समझ आई होगी कि मैं इसको क्यों ऐसे लेके चलना चाह रहा हूँ, ये कोर्स मेरे लिए क्यों है, वाई आई एम टेकिंग इट। आई होप यू अंडरस्टैंड इट, राइट जी। अच्छा बच्चों, अब मैं ये स्लाइड्स तो आपको भेज देता हूँ, ठीक है जी। अब कल से ये होगा कि मैं आपको क्या जो है वो भी भेज देता हूँ। आज जो आपका कल से होना है चैप्टर 1 तो हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा सा ये कि कल से आप बच्चों से भी रिक्वेस्ट ये होगी कि आप अपने नोट्स और अपनी कॉपी हर वक्त सामने रखेंगे। इस कोर्स में होना ये है बच्चों कि इस कोर्स में हर चंद मूवमेंट के बाद एक छोटी सी असाइनमेंट आपकी तरफ आती है कि अच्छा भाई ये हमने समझा है, अब ये पॉइंट है इसको लिखते हैं, हम लिख सकते हैं। अच्छा, तो आप कहेंगे सर इसकी क्या जरूरत है, क्यों ऐसे करेंगे। उसकी वजह ये बेटा, थ्योरेटिकल कोर्स अगर इंटरैक्टिव ना हो तो वो नहीं बनता फिर। मस्ट बी इंटरैक्टिव। आप लोग बात करें, मैं बात करूं, हम मिलके केसेस को सॉल्व करें, डिस्कस करें, अपने इल्यूजन्स पे बात करें, बाकी चीजों पे बात करें, तो हमारा टाइम भी अच्छा कटेगा और हम लर्निंग भी करके जाएंगे यहाँ से। अच्छा, अब आप दोस्तों से जो है वो एक छोटी सी बात करेंगे, वो क्या कि इसको तैयार कैसे करना है। इसको आपने तैयार कैसे करना, देखो बच्चों, मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि इसको पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका ये कि इसको दिन में 2 टाइम पढ़, इसको दिन में 2 टाइम पढ़। पहले घर जाते ही 15 मिनट आपने देने, आज भी देने, आज भी देने, 15 मिनट्स पहले देने हैं। आप खाना खा रहे हैं, चाय पी रहे हैं, कपड़े वपड़े चेंज कर लिए, खाना लग रहा है, 10-15 मिनट देने हैं, अच्छा आज पढ़ा क्या। अगर अच्छा उसका मुझे क्या फायदा होगा, वो जो चीज फ्रेश आपके जहन में बैठ जाएगी, वो मुझे केस स्टडी में बड़ी हेल्प करेगी, वो मुझे केस स्टडी में बहुत हेल्प करेगी। तो ये आप प्रॉमिस करेंगे कि आप जब घर जाएंगे तो सबसे पहले अपने शॉर्ट नोट्स को आप रिव्यू कर लोगे। उसका क्या फायदा होगा बताओ। देखिए वो टर्मिनोलॉजी मुझे चाहिए कि अगर एक बार टर्मिनोलॉजी आपके जहन में बैठ गई तो मैं केस स्टडी जब सॉल्व करूंगा आप मुझे हेल्प आउट कर सकते, पहली चीज। उसके बाद जब आप स्टडी स्टार्ट करेंगे, पहला आधा पौना घंटा इसको दे दें। पहला कितना, आधा पौना घंटा आप दे दें बस। देन आप अपनी अकाउंटेंसी करें, टैक्स पढ़ें, जो चाहते हैं करें, लेकिन आधा घंटा पौना घंटा इसको आप दे दें। अगर आपने दे दिया, अगर आप कमिट कर देंगे सर ये 15 मिनट भी दे देंगे और वो आधा पौना घंटा एट द स्टार्ट भी दे देंगे, तो उसके फिर ये आपका कोर्स क्वालिफाइड है इंशाल्लाह। और इसमें सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि बाकी कोर्सेज पे आपकी ग्रिप बढ़ेगी। क्यों, देखें, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच, तो क्रिकेट मैच में क्या होता है जब अपोजिशन आती है ना बैटिंग करने, अगर हम उनकी ओपनिंग आउट कर देना पहले, तो हमें मैच में बहुत ज्यादा कदम जम जाते हैं। इसी तरह एक बच्चा जब पढ़ने बैठता है और पहले आधे पौने घंटे में उसका एक कोर्स का काम खत्म हो जाता है, तो वो कहता है पहली विक्ट्री तो आ गई मेरी। वो नफ्सियाती तौर पे ही अपने आप को जरा एतमाद में आ जाएगा ना। तो एक दफा वो एतमाद में आ गया तो बाकी कोर्सेज में उसकी परफॉर्मेंस क्या होगी, सही होगी। और दूसरा कल्चर बदल जाएगा ना। देखिए, विनिंग भी एक कल्चर है और लूजिंग भी एक कल्चर है। रोज काम ना करने से क्या होता है, इंसान लूजिंग कल्चर में आ जाता है, वो लूजर बन जाता है, कहता है यार कोई नहीं मैं रोज ही लूज करता हूँ। यानी वो आहिस्ता आहिस्ता इज्जत नफ्स भी खत्म हो जाती है। और वंस एक विनिंग कल्चर बन जाए ना कि मैं रोजाना ये काम करके ही सोता हूँ, तो फिर एक दिन अगर लेट भी होगा ना बंदा करके सोए। इसलिए आपने पहला काम ये करना है कि आधे पौने घंटे में इसको करके फ्री कर दें, ठीक है। अच्छा, एक काम और आपने करना है, तैयारी हो ना हो, छुट्टियां भी की हो, टेस्ट नहीं छोड़ना। ओके सर मेरी तैयारी नहीं तो टेस्ट का क्या फायदा। मैं कहता हूँ आप टेस्ट देने आगे आपके 50 नंबर छपे, क्या होगा, आप टेस्ट में कुछ गप लगा दोगे, गलत लिखोगे, फिर वो टेस्ट मेरे सामने आएगा। मैं क्या चाहता हूँ कि आप टेस्ट में आके सॉल्व करो।
और कम से कम ये चाहता हूं कि टेस्ट में आके पेपर पढ़ो, क्वेश्चन पेपर पढ़ो तफसील के साथ। इसका मतलब है आप जब क्लास में आओगे और मैं टेस्ट डिस्कस करूंगा, तो वो सवाल आपने पहले पढ़ा होगा। मेरा 15% काम हो गया कि 50% हो गया? 50% काम तो मेरा हो गया, सवाल तो आप पढ़ के आए हैं। अब आप मेरे से सोल्यूशन सुनेंगे, तो आपने वो जो छुट्टी की थी वो भी कवर हो जाएगी। समझ गए बात? तो आपने टेस्ट नहीं छोड़ना, वो लाजमी देना है। ठीक है, टेस्ट हमारा वेरिएबल होगा, मैं दे दूंगा पेपर, आप दिन में किसी भी टाइम आके उसको सॉल्व कर लो। और टेस्ट लेके कोई पाबंदी नहीं है, लैब में बैठ के करो, लाइब्रेरी में बैठ के करो, जहां आपको इजी लगता है वहां बैठ के करो। राइट जी। और दूसरा, आपने कंपलसरी है 15 मिनट पहले आधा घंटा स्टार्ट पे दे दिया स्टडी के, उसके बाद आप अपने कोर्सेज को मैनेज करें जैसे भी करना है। टेस्ट देने लाजमी आ जाए, ये तीन चीज़ों का आप ख्याल रखें। इंशाल्लाह अजीज आपको इसमें मसला ही नहीं आएगा। ठीक है। क्या है कोर्स, सिर्फ इसमें डिफिकल्टी क्या है इस कोर्स में? सिर्फ टर्मिनोलॉजीज जो आपके लिए नहीं है। और जब हम 15 मिनट पहले देंगे, टर्मिनोलॉजी आधी याद हो जानी है। आधा घंटा बाद में दिया, वो टर्मिनोलॉजी सारी समझ आनी शुरू हो गई। देन सिर्फ राइटिंग स्किल है, वो मैं क्लास में करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है जी। लो बच्चों, सी यू इंशाल्लाह टुमारो। थैंक यू वेरी मच। आई होप कि आप इसको ज्यादा पैशनेट होकर करेंगे। थैंक यू वेरी मच ऑनलाइन वाले